ठीक है, एंटीकोएगुलेंट, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट की हमें रेशो क्या चाहिए, 2 ml हमने ब्लड लेना है और उसमें 0.5 ml हमने वो एंटीकोएगुलेंट डाल देना है, ठीक है। ये इस डाइल्यूशन को हम 1/4 डाइल्यूशन कह देंगे, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि वो जो ब्लड हमने मिक्स किया है ना वो लेते हैं, ठीक है। और उसको जो पाइपेट होती है, या तो शक्कर हमने लगाया होता है उसके एंड पे, ठीक है। या फिर क्या करते हैं हम, उसको माउथ से सक करते हैं। पहले जब हमने किया हुआ था ना तब तो माउथ से ही सकिंग होती थी, लेकिन वो काफी हार्मफुल होता है। दैट्स वाई अब कुछ मैकेनिकल चीजें आ गई हैं जिसकी वजह से हम वो जो ट्यूब है ना उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जब वो ट्यूब 0 मार्क तक फिल हो जाती है, ठीक है, उसको हमने उस स्टैंड में वर्टिकली पोजीशन में, मींस की सीधी पोजीशन में हमने स्टैंड कर देना होता है, ठीक है। और 1 आवर, ठीक है। तो हमने जब उसको 1 आवर के लिए स्टैंड कर देना होता है, तो वो जो रेड ब्लड सेल्स है ना वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं और आफ्टर एग्जैक्टली 1 आवर हम उसका लेवल नोट डाउन कर लेते हैं। इसकी अब नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, मेल्स में इसका 3 to 10 मिलीमीटर पर आवर होता है, ठीक है। और फीमेल में 5 to 15 मिलीमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारे पास वेस्टर्न टेक्निक होगी। आगे है हमारे पास विंट्रोप मेथड। विंट्रोप का मैंने आपको बताया था, बाकी सब कुछ सेम होता है, लेकिन विंट्रोप पाइपेट क्या होती है, ओपन एट वन साइड होती है और इसकी लेंथ कितनी होती है, 101 मिलीमीटर। और इसका डायमीटर कितना होता है, 2.5 मिलीमीटर। इसमें एंटीकोएगुलेंट भी सेम यूज होता है और स्टैंड भी मीन्स के वैसा ही होता है कि जिसमें हमने वर्टिकल पोजीशन में उसको स्टैंड कर देना होता है, ठीक है। इसका प्रोसीजर भी सेम है, ठीक है। 0 मार्क तक हमने वो 1/4 डाइल्यूशन वाला ब्लड लेना है, 0 मार्क तक फिल कर लेना है और 1 घंटे के लिए उस ट्यूब को स्टैंड में छोड़ देना है, ठीक है। और 1 घंटे के बाद रीडिंग नोट डाउन कर लेनी है। मेल में इसकी रीडिंग क्या है, 0.9 मिलीमीटर। और फीमेल में क्या है, 0.20 0.0 टू 20 और 0 to 9। अब जो वेस्टर्न जैन है और विंट्रोब है, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, मेथड सेम है, ठीक है। अब बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि ईएसआर पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसा कि अगर हमने एंटीकोएगुलेंट की मकदार ज्यादा ले ली है, ठीक है, तो फिर भी वो इम्प्रॉपर ईएसआर हमारे पास आएगा। अगर हमने वर्टिकल पोजीशन में ट्यूब नहीं अटैच की तो फिर भी हमारे पास ईएसआर गलत आएगा। अगर हमारे पास कोई बबल्स प्रेजेंट है, ठीक है, फिर भी हमारे पास ईएसआर पे इफेक्ट आएगा। अगर टेम्परेचर की इंटरफेरेंस हो रही है तो उसकी सेटल डाउन तेज हो जाती है आरबीसीज की, ठीक है। सेम एज हिमोलिसिस अगर आएगी, हिमोलिसिस जैसे ही आती है या फिर किसी प्रोटीन का इंटरफेरेंस आ जाता है, उसकी वजह से हमारे पास जो ईएसआर है उसकी जो सेडिमेंट इरिथ्रोसाइट की जो सेडिमेंटेशन होती है ना वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। और लास्ट वन हमारे पास क्या फैक्टर है, अगर हम 1 आवर से पहले या बहुत देर बाद उसकी रीडिंग लेते हैं तो फिर भी जाहिर है ईएसआर हमारे पास खराब आएगा। अब ईएसआर की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, ये हम क्यों करते हैं। ईएसआर इज नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, लेकिन ये हमें इन्फेक्शन की प्रेजेंस में को रूल आउट करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। लाइक अगर फिजिकली कंडीशन देखी जाए तो जस्ट एंड जस्ट प्रेगनेंसी है जिसमें ईएसआर की रेशियो ज्यादा होती है। और ये क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछा जाता है ईएसआर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा आपका अनीमिया, सिफिलिस, कोई भी malignancies है, जितने भी malignant ट्यूमर्स है, लिवर डिजीजेज है, उसमें ईएसआर हाई ही आता है, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कि ईएसआर लो आता है, लाइक न्यू बोर्न इन्फेंट्स हो गए, कुछ एलर्जी कंडीशंस होगी, लाइक जिनको डस्ट से एलर्जी होती है उनमें ईएसआर लो आता है, ठीक है। पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल्स या एचबी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन पेशेंट वही सिक, ये वगैरह सारी कंडीशन रहती है। ये पॉलीसाइथीमिया होती है। इंशाल्लाह आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये हमारे पास ईएसआर का सारा ओवरव्यू हो गया। एक मतलब फिर मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ईएसआर इज द एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। एरिथ्रोसाइट किनको कहते हैं हम, रेड ब्लड सेल्स को। इट मींस के ईएसआर में हम किसको देखेंगे,
रेड ब्लड सेल के सेटल डाउन होने को, ठीक है। इसमें अब हम क्या करते हैं, एक एंटीकोएगुलेंट ब्लड लेते हैं, ठीक है, उसके उसमें अगर 1:4 की डाइल्यूशन बनाते हैं। 1:4 की डाइल्यूशन हमने कैसे बनानी है, 2 ml ब्लड लेना है और उसमें 400 माइक्रोलीटर या 0.4 ml हमने एंटीकोएगुलेंट ले लेना है, जो कि हमारे पास ट्राइसोडियम सिट्रेट है या जिसको ESR सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इनको मिक्स करना है। फिर हमारे पास अगर विंट्रोप ट्यूब है या वेस्टर्जन ट्यूब है, उसमें हमने 0 मार्क तक फिल करना है और उसको हमने स्टैंड में लगा देना है। और आफ्टर एग्जैक्टली 1 आवर हमने आरबीसी की सेटल डाउन रेट को हमने मेजर कर लेना है, दैट इज द ESR, ठीक है। ESR की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, विंट्रोप पे देखा जाए तो फीमेल में 20 तक होती है और मेल में कितने तक होती है, 9 तक, देखिए 9 तक होती है, ठीक है। अब फैक्टर्स इस पे कौन कौन से इफेक्ट करते थे, हमारे पास टेम्परेचर, वाइब्रेंट सरफेस अगर होगी, ठीक है। इसके अलावा और क्या करते हैं, हमारे पास हिमोलिसिस उसका आ जाता है, इम्प्रॉपर एंटीकोएगुलेंट मिक्सिंग आ जाती है, ऑल आर द फैक्टर दैट आर अफेक्टिंग द ESR, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें इन्फेक्शन की प्रेजेंस का बताता है, ठीक है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टूडेंट फ्रॉम द ESR, फिर इसके बाद हम अपना दूसरा प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। मैम मेरा एक जी क्वेश्चन है। जी मैम हम लोग जब लेते हैं या ट्राइसोडियम सिट्रेट ही लेंगे? नहीं नहीं, ईडीटी के हमारे पास जो आता है ना ब्लड, हमारे पास जो ब्लड आता है वो ईडीटी वाइल में आता है। अब उसकी फर्दर हमने डाइल्यूशन बनानी होती है ESR सोल्यूशन के साथ, और जो ESR सोल्यूशन है ना वो हमारे पास ट्राइसोडियम सिट्रेट होता है। यस मैम समझ आ गई, यानी पहले ईडीटी उसमें मिक्स होगा और हाँ हम उसके अंदर दोबारा ट्राइसोडियम सिट्रेट डाल। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ओके और मैम मैम थैंक ये यू। जो ESR के लिए ऑयल है, ये हमेशा पर्पल ऑयल ही? नहीं 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 नहीं, इसके लिए हमारे पास एक ब्लैक कलर की वॉइल होती है, ठीक है, उसमें भी ट्राइसोडियम सिट्रेट ही होता है। हमारे पास जो SOP होता है ना प्रॉपर ESR का, ठीक है, वो हमारे पास यही होता है। हमारे पास ब्लैक कलर की वॉइल होती है, ठीक है, उसमें हमारे पास ब्लड आता है और उसकी हम फर्दर डाइल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि वो इतनी ज्यादा वॉइल्स नहीं यूज होती, तो हमारे पास रेगुलर सेटअप में हमेशा EDTA की वॉइल ही आती है, नहीं तो अदरवाइज इसके लिए स्पेसिफिक वॉइल ब्लैक कलर की वॉइल होती है, ब्लैक टॉप वॉइल। ओके मैम। ठीक है। किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन? चले अब हम अपना दूसरा प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा प्रैक्टिकल है जी हमारा रेड ब्लड सेल काउंट, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि रेड ब्लड इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है। सेकंड प्रैक्टिकल है हमारे पास रेड ब्लड सेल काउंट, ठीक है। एक्चुअली रेड ब्लड सेल काउंट ये क्यों मतलब के जरूरी होता है, ये कि क्यों हम पढ़े। एक्चुअली इन द एशियंट टाइम्स के आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले चले जाए ना, तो हमारे पास जितना भी था हिमाटोलॉजी वो ऑटोमेटेड नहीं था, ठीक है। वो हमेशा हम मैनुअल पे करते थे, ठीक है, और मैनुअल पे करेक्शन आ जाती थी, लेकिन हम एग्जैक्टली सेल काउंट मेजर नहीं थे कर सकते, ठीक है। फिर आस्ता आस्ता इम्पिडेंस टेक्नोलॉजी आ गई, फ्लो साइटोमेट्री टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये एज मिल गया कि हम हिमाटोलॉजी एनालाइजर को ऑक्यूपाई करने लगे, ठीक है। जैसे ही हमारे पास वो हिमाटोलॉजी एनालाइजर है, ठीक है, उसने हम इन चीजों को, इन मैनुअल चीजों को रिप्लेस कर दिया, जस्ट लाइक द केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री के जैसे बहुत सी मशीनरी आ गई तो मैनुअल केमिस्ट्री रिप्लेस हो गई है ना, दैट्स वाई ये मैनुअल हिमाटोलॉजी हमारे पास ऑटोमेटेड हिमाटोलॉजी में कन्वर्ट हो गई है, इसलिए हमें ये सब देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्योंकि आपका प्रैक्टिकल है, इंक्लूडेड है, तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको अच्छे से समझा दूं।
रेड ब्लड सेल काउंट, इसको हीमोसाइटोमेट्रिक काउंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे पास एक न्यूबर चैम्बर यूज होता है, ठीक है। इसकी शेप एच शेप होती है, ठीक है, और इसके दरमियान 0.1 मिलीमीटर का डिफरेंस होता है, और इसकी डेप्थ भी 0.1 मिलीमीटर होती है, ठीक है। अब जो एच शेप है ना, ये मैं आपको ग्रुप में पिक सेंड करूंगी, ठीक है, क्योंकि आज मैं स्पेशली ये सारी प्रिपरेशन करके आई थी, मैं सारी चीजों की पिक लेके आई थी, ठीक है। वो जो एच शेप होगी ना, एक जैसे कि आपको पता है, जब एच लिखते हैं, एक उसका ऊपर वाला पोर्शन होता है और एक उसका नीचे वाला पोर्शन होता है, ठीक है। दोनों साइड पे चैम्बर के हम वो लोड कर सकते हैं। चैम्बर को लोड कैसे करना होता है, कोई भी फ्लूइड हमने 0.5 मिलीमीटर या माइक्रोमीटर जो है ना, 0.5 माइक्रोमीटर, वो हमने फ्लूइड लेना होता है, और उस चैम्बर के अंदर हमने मतलब के पाइपेट के साथ पाइपेट आउट कर देना होता है, ठीक है। तो वो चैम्बर हमारे पास चार्ज हो जाता है। दैट इज अ न्यू बार चैम्बर चार्जिंग, ठीक है। न्यू बार चैम्बर किस लिए होता है, फॉर द सेल काउंटिंग पर्पज। सेल काउंटिंग पर्पज में अब हम उसमें रेड ब्लड सेल काउंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, WBC काउंट भी चेक कर सकते हैं, और प्लेटलेट काउंट भी चेक कर सकते हैं। डिफरेंस इज दिस कि जब हमने आरबीसी की काउंटिंग करनी है तो तब ब्लॉक डिफरेंट होंगे, न्यूबार चैम्बर के अंदर ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। और जब हमने WBC की करनी है तो फिर भी चेंज होंगे, और जब हमने प्लेटलेट्स की करनी है तब भी चेंज होंगे, और इनके लिए फ्लूइड्स भी डिफरेंट यूज होंगे, ठीक है। आरबीसी इसका अब हम पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, आरबीसी का लिक्विड मीडिया यूज होगा, आरबीसी डाइल्यूएंट यूज होगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका इंट्रोडक्शन क्या है, द नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ ब्लड इज द टोटल रेड ब्लड सेल काउंट, ठीक है। रेड ब्लड सेल काउंट की क्या डेफिनेशन आ गई, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। अब आगे वो उन्होंने भी बता दिया है कि इसके लिए जो रेकमेंडेड मेथड है ना आरबीसी काउंटेड का, वो हिमाटोलॉजी एनालाइजर ही है, लेकिन क्योंकि एंशिएंट टाइम में हम इसे करते रहे हैं, ये सारा कुछ करते रहे हैं, तो इस टेक्निक को हम हीमोसाइटोमेट्रिक टेक्निक भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है, एक हमारे पास हाइम फ्लूइड भी होता है, ठीक है। और जो मेनली यूज होता है ना, वो ये वाला यूज होता है, जिसमें हम ट्राइसोडियम सिट्रेट प्लस फॉर्मलिन होती है, जिसको 40% फॉर्मेल्डिहाइड, और डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड हमारे पास बना बनाया प्रिपेयर्ड मार्केट में आता है, ठीक है। सेकेंड थिंग हमें चाहिए होती है आरबीसी पाइपेट, ठीक है। आरबीसी पाइपेट हमारे पास क्या होती है, एक रेड बीडेड पाइपेट होती है, ठीक है। इसमें एक बल्ब होता है, ठीक है, और ये हमारे पास 20 माइक्रोलीटर तक ब्लड को मतलब कि सक कर सकती है, ठीक है। अब ये हमारे पास ऑटोमेटिक पाइपेट ही होती है, ठीक है। अगर हम इसको ब्लड के अंदर रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली 20 माइक्रोलीटर ब्लड को ये सक कर लेगी, ठीक है। और हमारे पास थर्ड थिंग क्या चाहिए होती है, इम्प्रूव न्यूबार चैम्बर, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। न्यूबार चैम्बर होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कवर स्लिप लगा देते हैं, ठीक है। कवर स्लिप लगाने के बाद, ठीक है, उस इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इसको हीमोसाइटोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूबार चैम्बर है एच शेप होता है, ठीक है। इसकी 2 लिम्स होती हैं, और इसकी डेप्थ कितनी होती है, 0.1 मिलीमीटर, ठीक है, 0.1 मिलीमीटर होती है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसके 2 हॉरिजॉन्टल मोड, जब मैं आपको वो पिक दिखाऊंगी ना, तो आपको ये सारी समझ आएगी जो मैंने लाइन लिखी हुई है, ठीक है। और इसके बाद मोड्स वही जो मैंने आपको बताया, एच की ऊपर वाली पार्ट और नीचे वाली पार्ट, ये दोनों मोड्स होते हैं, और इसके दरमियान एच की जो लाइन हम लगाते हैं, ठीक है, वो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए होता है, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, हमने जो आरबीसी पिपेट है ना, उसमें 0.5 मार्क तक हमने ब्लड लेना होता है, ठीक है। उस ब्लड में हमने ये मतलब कि देखना होता है कोई बबल्स ना आए, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना होता है, आरबीसी डाइल्यूटिंग 1/200 की डाइल्यूशन बनानी होती है, ठीक है। 1/200 की डाइल्यूशन कैसे होगी, 1 पार्ट हमने क्या लेना है, ब्लड लेना है, और 200 पार्ट हमने क्या लेना है, वो हमने डाइल्यूटिंग फैक्टर लेना है, मतलब कि वो जो हमारे पास आरबीसी डाइल्यूएंट है वो हमने लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मिक्स करना है अच्छे से, ठीक है। और क्या होगा, वो जो टेस्ट ट्यूब होगी वो उसको हमने रख देना है, और वो 20 माइक्रोलीटर खुद ही सक कर लेगी,
ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि वो जो हमारे पास एक लिक्विड आया ना, उसमें से 4 to 5 ड्रॉप्स हमने डिस्कार्ड कर देने हैं, और 0.5 माइक्रोलीटर जो होगा ना उसको चैम्बर में डाल देना है, और हमने चैम्बर को इस तरह क्या करना है, लोड कर देना है। ठीक है। फिर हम 2 मिनट्स तक क्या करेंगे, सेल को सेंटर्ड डाउन होने का वेट करेंगे। ठीक है। और माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उसका 40x का जो लेंथ होता है, ठीक है, उसके थ्रू हम फोकस करेंगे। फोकस करने पर ना हमें स्केयर्स नजर आएंगे। ठीक है। स्केयर्स कौन से होंगे, हमारे पास 5 स्केयर्स होंगे। ठीक है। 4 एट द एंड्स एंड 1 इन द मिडल। ठीक है। अब जो मिडल वाला है ना, उसको फोकस जब हम करेंगे ना, उसमें मजीद 5 स्केयर्स, उसमें जो सेंटर वाला स्केयर होगा उसके 25 स्केयर्स होंगे। ठीक है। अब वो जो 25 स्केयर्स है ना, उसके भी हमने जो कॉर्नर वाले 4 और सेंटर वाला 1, ठीक है, ये 5 जो है ना, हमने बॉक्स को काउंट करना होता है, और ये ऑलमोस्ट 500 सेल हमने काउंट करने होते हैं। ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, नंबर ऑफ सेल काउंटेड एन, एरिया हमारे पास क्या था, 25 स्क्वायर्स था। ठीक है। 25 स्क्वायर्स में से भी हम कितने स्क्वायर्स कर रहे थे, 5। ठीक है। 5 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 1/5। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, एरिया 1/5। ठीक है। आरबीसी काउंट का हमारे पास क्या आता है फार्मूला, n मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 0.1। ये मैंने वैल्यूज पुट की हुई है, अदरवाइज इसका क्या है हमारे पास, 200 जो हमने इधर यूज किया है वो डाइल्यूशन मींस के n मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स काउंटेड मल्टीप्लाई बाय डाइल्यूशन फैक्टर डिवाइडेड बाय एरिया जो कि 1/5 है, एंड मल्टीप्लाई बाय 0.1 जो कि हमारे पास डेप्थ है। ठीक है। ये जब हम करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज आ जाएंगे, और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, अडल्ट मेल में 4.5 to 5.5 10⁻12 पर लीटर होते हैं। ठीक है। और फीमेल में कितने होते हैं, 3.8 to 4.8। ठीक है। अब अगर इसका हम देखें एएफआईपी में, ये हमारे पास एएफआईपी है। ठीक है। अगर यहाँ हम देखें, ये है पेज नंबर हमारे पास 250, मेरे पास जो बुक है 250 251। ठीक है। ये हमारे पास टोटल रेड ब्लड सेल काउंट है। ठीक है। इसमें भी सेम वही उन्होंने बताया हुआ है, क्या है हमारे पास एक ग्रेजुएटेड आरबीसी पाइपेट होती है। ठीक है। हमारे पास एक न्यूबार चैम्बर होता है। अब ये देखें, ये जो मैं बॉक्सेस कह रही थी वो ये है, ये वाले। ठीक है। 1 2 3 4 5। ठीक है। ये बॉक्सेस जो है ना, ये हमने काउंट करने होते हैं, और जो हमारे पास होता है ना न्यू बर्थ चैम्बर, वो ये वाला है, इस तरह का न्यू बर्थ चैम्बर होता है। ये दूर से इतना अच्छे नहीं दिखाई दे रहा, वो पिक में ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है। अब क्या होता है, ये जो न्यूबर चैम्बर होता है ना, इसकी डेप्थ 0.1 मिलीमीटर होती है। ठीक है। और इसके ऊपर हमने कवर स्लिप रखनी होती है। कवर स्लिप रख के जब हम चैम्बर को चार्ज करते हैं, ठीक है, उसके बाद हमें जो स्ट्रक्चर नजर आता है चैम्बर का, वो इस तरह का नजर आता है। ठीक है। फिर ये जो 5 बॉक्सेस होते हैं ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें हमने क्या करने होते हैं, इसमें हम रेड ब्लड सेल्स काउंट करते हैं। ठीक है। और फिर बाद में रेड ब्लड सेल काउंट, यहाँ इन्होंने ना काफी लंबा ये कैलकुलेशन दिया हुआ है। ठीक है। आपने मेरे वाली कैलकुलेशन कर लेनी है, वो ज्यादा इजी है। ठीक है। और इधर इन्होंने नॉर्मल इसकी वैल्यू दी हुई है। अब इसमें से किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन, ये आपको मैम ऐसे होमोसाइटोमीटर और सेम चीज है? हीमोसाइटोमीटर और ये सेम चीज है। न्यूबर चैम्बर अगर हम रेड ब्लड सेल काउंट के लिए यूज करेंगे तो उसे हीमोसाइटोमीटर कहेंगे। ओके मैम। ठीक है। बाकी ईएसआर की भी इसमें यही है। ठीक है। ईएसआर भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ईएसआर ईएसआर की तो क्या,
अभी देखिए सेम न्यू बर्थ चैम्बर सेम है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में हम क्या करेंगे, जो 4 कॉर्नर वाले ब्लॉक्स है ना, इसमें हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है, और उसकी कैलकुलेशन वैसे करेंगे। ये हमारे पास ईएसआर है, ठीक है, फ्रॉम बुक में अब आपको बता रही हूँ, ठीक है, पहले मैंने अपनी स्लाइड बनाई हुई थी, अब ये बुक से है, ठीक है। बुक में क्या है हमारे पास, ईडीटी है या ट्राइसोडियम सिट्रेट, ठीक है, इधर भी वही एंटीकोएगुलेंट उन्होंने बताए हुए, ठीक है। इधर उन्होंने क्या कहा है कि वेस्टर्न ट्यूब का और विंट्रोप ट्यूब का, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस बता दिया हुआ है, और टेक्निक एक ही बताई हुई है। ये हमारे पास वेस्टर्न स्टैंड होता है, ठीक है, और ये हमारे पास वेस्टर्न ट्यूब होती है, ठीक है। और ये हमारे पास प्रिकॉशंस क्या है, इन्होंने वही बताया, टैप वाटर से अच्छी तरह हमने धो देनी होती है। जब हमारे पास हमने यूज कर लेनी है, ठीक है, तो क्या करना होता है, हमने उसको अच्छी तरह टैप वाटर से पहले धोना होता है, ठीक है, और फिर बाद में हमने उसमें एसीटोन यूज कर देना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या है, हमारे पास वाइब्रेशन फ्री सर्विस होनी चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट से बचाना चाहिए, और उसको हमेशा रूम टेम्परेचर पे करना चाहिए, ठीक है। और रेफरेंस रेंज इन्होंने भी बताई है, मेल्स के लिए क्या है अप टू 10 मिलीमीटर, और फीमेल्स के लिए अप टू 12 मिलीमीटर, ये इन्होंने वेस्टर्न का बताया। बाकी विंट्रॉप का मैंने अपनी स्लाइड में बता दिया। अब किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, बाकी जो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए, मैं ग्रुप में इंशाल्लाह वो वीडियो भी और इसकी पिक भी सेंड कर दूंगी न्यू बर्थ चैम्बर की, ठीक है। मैम प्रैक्टिकल लिख हम्म। के एंड पे प्रिकॉशंस लिखना जरूरी होता है? नहीं, वो नहीं मांगते। जो अगर आप यूनिवर्सिटी के पेपर की तरफ जाओ ना, तो ये तो बहुत कम आता है आरबीसी काउंट वाला। जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, वो आपके पास है ईएसआर, ठीक है। ईएसआर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो उसमें भी क्या करना होता है, उन्होंने प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर का पूछना होता है, और आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप कुछ एक्स्ट्रा लिख सको, ठीक है। पहले कोशिश करना है कि आपने पॉइंट टू पॉइंट लिख देना है, ठीक है। फिर कुछ भी एक्स्ट्रा होगा या कुछ ऐसे होगा, तो फिर आप लिख सकते हैं। प्रिकॉशंस लिख देंगे तो उससे पता होगा कि हाँ बच्चे को आता है ये सारा कुछ। लेकिन आपको प्रिकॉशंस इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आपको पता हो, आपने प्रैक्टिकल करना है तो आपको पता हो इस चीज से हमने अवॉइड करना है, और किन किन कंडीशन में ईएसआर ज्यादा या कम हो सकता है, ठीक है। लाइक अगर आप में से कल कोई ईएसआर लगाता है, अपना ही लगाता है, तो अगर वो ईएसआर हाई आ जाता है और सीबीसी में भी वो शो हो रहा है हमारे पास ल्यूकोसाइट काउंट रेज है, इट मींस के यू आर सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन वो आप एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है, और वो आपकी सिम्टम पे शो होगा, आपके सिम्टम पे डायग्नोज होगा कि आपको इन्फेक्शन किस टाइप का है। इस वजह से हम ये ईएसआर इम्पोर्टेंस में लेते हैं कि ईएसआर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब किसी भी बच्चे का कोई और क्वेश्चन?